दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नए रिकॉर्ड और उनकी कुछ बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियों की। नरेंद्र मोदी भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी की थी, तो अब प्रधानमंत्रित्व काल के मामले में उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर है, मोदी की इस उपलब्धि का बीजेपी और एनडीए ने जश्न मनाया, जो अभी तक जारी है। 1989 के बाद देश जिस राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा, उसके मद्देनजर इतना लंबा प्रधानमंत्रित्व काल महज आंकड़ों की बात नहीं है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। मोदी स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारों का नेतृत्व तो मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने भी किया, पर वे मूलतः कांग्रेसी ही थे। सही मायने में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश ने दूसरा परमाणु परीक्षण भी किया, लेकिन गठबंधन सहयोगियों पर टिकी उनकी सरकारें हिचकोले खाती रही। पहली बार तो बहुमत साबित किए बिना ही वाजपेयी सरकार 13 दिन में विदा हो गई, जबकि दूसरी बार 13 महीने चल पाई। तीसरी बार वाजपेयी सरकार कुछ अटल नजर आ रही थी, तो शाइनिंग इंडिया की आत्ममुक्ता में समय पूर्व चुनाव की शिकार हो गई। उसके बाद लगातार 10 साल कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए शासन और बीजेपी के 2 बार चुनावी पराभव के मद्देनजर देखें तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के बाद बदली देश की राजनीतिक तस्वीर का सही महत्व समझा जा सकता है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 44 सीटों पर सिमट गई, तो 4 दशक बाद लंबे अंतराल के बाद किसी एक दल के रूप में बीजेपी स्पष्ट बहुमत पाने में सफल हो गई। दरअसल 2014 का चुनाव परिणाम केंद्र में सत्ता परिवर्तन से ज्यादा देश में राजनीतिक परिवर्तन का था, जो अब लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार, देश के 3/4 राज्यों में बीजेपी या एनडीए सरकार के रूप में हमारे सामने है। इसलिए मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 साल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, देश के राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक बदलाव भी है। मुख्य शासक दल के रूप में बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली है, पर सक्रिय और प्रभावशाली विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस अभी तक बीजेपी की जगह लेती नहीं दिखती। 2014 में 44 सीटों पर सिमटी कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाकर 2024 में अपनी सीटें 99 तक पहुंचाने में तो सफल रही, पर गठबंधन धर्म से लेकर जिम्मेदार विपक्ष तक की भूमिका के निर्वाह में नाकाम ही नजर आती है। बेशक 2019 के लोकसभा चुनाव में 282 से भी आगे 303 सीटों तक पहुंच गई बीजेपी 2024 में 240 सीटों पर ही ठिठक गई। लेकिन ऐन चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और नीतीश कुमार के जनता दल यानी जेडीयू की एनडीए में वापसी सत्ता की हैट्रिक के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यह सच है कि यह बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, पर सरकार की कार्यशैली पर उसका ज्यादा असर नजर नहीं आता। बेशक संसदीय लोकतंत्र में संख्या गणित महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए संसद में परिसीमन विधेयक गिर गया, लेकिन उसे भी दोबारा लाकर पारित करवाने को प्रतिबद्ध मोदी सरकार
किसी भी मोर्चे पर अपनी रफ्तार मंद करती नजर नहीं आई थी। चुनौतियां पिछले प्रधानमंत्री कालों में भी पेश आई थी, लेकिन मोदी सरकार कई मोर्चों पर ऐतिहासिक दिशा परिवर्तन में सफल रही है। धारा 370 की समाप्ति, 3 तलाक प्रथा की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता राजनीतिक मुद्दे तो दशकों से रहे, पर उन्हें मुकाम तक मोदी सरकार नहीं पहुंचाया। राज्यसभा में बहुमत के बिना ऐसे दिशा परिवर्तक निर्णय सरकार के दृढ़ संकल्प के साथ ही कुशल राजनीतिक प्रबंधन का भी प्रमाण है। बेशक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आया, लेकिन उसके लिए जरूरी और अनुकूल पैरवी का श्रेय तो सरकार को ही जाता है। विधायिका में 33% महिला आरक्षण 2029 से ही लागू करने के इरादों पर परिसीमन विधेयक गिरने से ब्रेक तो लगा है, पर खासकर पश्चिम बंगाल जीत के बाद तेजी से बदलते राजनीतिक समीकरणों में वह ब्रेक इसी साल हट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक देश एक चुनाव की दिशा में भी सरकार बढ़ रही है। बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो मोदी राज में बीजेपी के राजनीतिक विस्तार पर भी नजर डालना जरूरी है। पूर्ववर्ती जनसंघ के 1977 में जनता पार्टी में विलय के बाद 1980 में नया अवतार लेने वाली बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटों पर सिमट गई थी। उसी चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 से ज्यादा भी सीटें जीतने में सफल रही, जो कभी किसी प्रधानमंत्री और दल को नहीं मिली। जाहिर है वैसी निराशाजनक शुरुआत के बाद केंद्रीय सत्ता तक का सफर आसान तो हरगिज नहीं रहा। कभी 13 दिनों में केंद्रीय सत्ता से विदाई झेली तो कभी 13 महीने में। वही बीजेपी आज न सिर्फ केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्तारूढ़ है, बल्कि देश के 3/4 राज्यों में भी उसकी या उसकी अगुवाई वाले एनडीए की सरकारें हैं। कभी शहरी सवर्ण वर्ग की पार्टी कही गई बीजेपी की सत्ता का कमल आज पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक खिल रहा है। गुजरात में वो दशकों से सत्ता में है, तो हरियाणा में जैसे राज्य में भी उसने सत्ता की हैट्रिक का करिश्मा कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल सत्ता की हैट्रिक में शायद ही किसी को संदेह हो। बिहार में पहले बीजेपी या भाजपा मुख्यमंत्री का सपना साकार हो चुका है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली बंगाल में भी पिछले महीने प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार पदारूढ़ हो चुकी है। हाँ, दक्षिण भारत में सत्ता का सूनापन अवश्य करता होगा, पर वहां की भिन्न जमीनी राजनीतिक जरूरतों को समझे बिना और उसके अनुरूप दीर्घकालीन रणनीति बनाए बिना वहां कमल खिल पाना मुश्किल है। दक्षिण भारत की राजनीति का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में कमल खिला भी था, पर उसके मुरझा जाने में बागवानों की गलतियां भी कम नहीं रही। फिर भी मुश्किलों के बीच मोदी की यह मैराथन भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक अध्याय तो है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी बहुमूल्य राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।